नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक में बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, लेकिन वादों के जरिए कांग्रेस भी पीछे नहीं और दूसरी पार्टियां भी अपने स्तर पे वादे कर रहे हैं। किसान, बेरोजगार, युवा, महिलाएं, वही जो हमेशा फोकस रहता है जिन पर फिर किया जा रहा है। बीजेपी ने कहा है कि साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे हम बीपीएल परिवारों को। उसके अलावा आधा किलो दूध भी देंगे। मोटे अनाज की भी बात कही गई है। 30 लाख महिलाओं को फ्री बस के पास भी दिए, फ्री बस भी की जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं जो आप स्क्रीन पे देखेंगे। मैं उनको तमाम चीजों को यहां नहीं गिनाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि वहां मुकाबला काफी कड़ा है और हर पार्टी अपनी ओर से कोशिश कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पहुंचे। एक तरफ जेपी नड्डा ने मैनिफेस्टो जारी किया तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वहां की सरकार पर जमकर हमला बोला है। तुष्टीकरण, सांप्रदायिकता की बात कही गई है और उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि करप्शन किस तरह से है, बड़ी बात है। खैर चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र धवाई जी भाजपा से, बीजेपी से भरत मेघवाल हैं और कांग्रेस से भरत मेघवाल हैं, आम आदमी पार्टी से योगेंद्र गुप्ता जी हैं। सभी का स्वागत है। और मैं भरत आप ही के पास आना चाहूंगा। मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है, कुछ मोटी बातें हैं उसकी। सबसे मोटी बात तो यह है कि कॉमन सिविल कोड की बात कही गई है कि लेकर के आएंगे। एक बार फिर कहा गया है कि डबल इंजन की सरकार वो आगे लेकर के जाएगी। सांप्रदायिकता की बात, कांग्रेस पे हमला बोला गया है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। यही बड़ी वजह है कि किसी तरह का कोई विस्फोट नहीं हो, बड़ी शांति के साथ में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो अगर कांग्रेस आती है तो डबल इंजन की सरकार नहीं चल पाएगी, विकास बाधित होगा। जिस विकास को आगे बढ़ाना है उसके लिए बीजेपी को वापस सत्ता में लाना है। 10 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेंगे, 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देंगे। बहुत सारे ऐसे मोटे मोटे वो हैं जो मैनिफेस्टो के जरिए अनाउंस किए गए हैं। तो क्या है आपका रिएक्शन इसमें? देखिए योगेश जी, अगर हम कर्नाटक के चुनाव की बात करें तो वहाँ का जो चुनाव है वो स्थानीय मुद्दे जो है, वहाँ पे जो ज्वलंत स्थानीय मुद्दे हैं उस पर चुनाव होना है। और उन ज्वलंत स्थानीय मुद्दों में अगर हम देखें, जो 40% कमीशन की सरकार है, जिसमें इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के जो ठेकेदार थे उन ठेकेदार ने आत्महत्या की, और आत्महत्या जिस मंत्री के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया उस मंत्री को माननीय प्रधानमंत्री जी फोन करके शाबाशी देते हैं और उसको स्टार प्रचारक बनाते हैं कर्नाटका में। अगर कर्नाटका में हम बात करें 4% जो मुस्लिम जो आरक्षण है उसकी अगर हम बात कर लें, वो एक वहां पर मुद्दा है। और जिस तरीके से विकास की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा देश देखता आ रहा है। आप देखिए देश के गृह मंत्री वहां पर जाके जिस तरीके से बयान देते हैं कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया गया तो दंगे हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वहां पर जाके किसी शिक्षा की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, युवाओं की बात नहीं करते, महिलाओं की बात नहीं करते, वो वहां बात करते हैं दंगों की, वो वहां बात करते हैं अपराधियों की। तो किस तरीके से इनकी मानसिकता है वो कर्नाटक के चुनाव में देखी जा चुकी है। और कर्नाटक के अंदर अगर आपने देखा हो 2018 में भी जब चुनाव हुए थे, जो कांग्रेस का वोटिंग प्रतिशत था वो बड़ा था, 38% वोटिंग प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ा था और जो बीजेपी का था वो 36% था। तो देखना वहां पर जो मेन है वहां जो जेडीएस है और जो कांग्रेस है उनकी बहुतायत में अगर संख्या देखें तो वहां चार में कांग्रेस, जो कर्नाटक है उसके चुनाव में, चाहे ओल्ड मैसूर हो, हैदराबाद मैसूर हो, वहां पर कांग्रेस की जो स्थिति है वो स्थिति काफी मजबूत है। और इसलिए माननीय मैनिफेस्टो मैं वही बात पे आ रहा हूँ, मैं वही ओवरऑल बात पे आ रहा हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वहां पे बात भी कही और जो प्रियंका गांधी जी ने और बाकी ने भी जो बात की मैनिफेस्टो की, आप देखिए हमने वहां पर कहा है कि 200 यूनिट हम फ्री करेंगे। वहां पे महिलाओं के लिए रोडवेज की हमने बात करी, वहां युवाओं के लिए हमने बात करी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम वहां सिलेंडर मुफ्त देंगे, तो आप पहले देश में उज्ज्वला योजना में दी गई बातों को तो पूरी कर लीजिए। सब्सिडी आपने रोक ली, आपने महंगाई इस देश के अंदर बढ़ा दी। और कर्नाटक में जाकर जिस तरीके से लिंगायत समुदाय है और जो बाकी के समुदाय उनके साथ आप जिस तरीके से घोर अनैतिकता कर रहे हैं, आप अपराध को जिस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे लगता है कि कर्नाटक में इस बार जो जनता है उन्होंने मन बना लिया है, उन्होंने रुख बना लिया है कि बीजेपी को तो बार से भी कम बीजेपी का संकल्प पत्र कोई मायने नहीं रख रहा। आप कह रहे हैं मायने नहीं रखता। चलिए योगेंद्र गुप्ता साहब आपके पास आना चाहूंगा, मैं निश्चित तौर पर बिल्कुल आपके पास आना चाहूंगा। संकल्प पत्र वादों का पत्र होता है, किसी पार्टी को ये नाम मैं संकल्प पत्र दे रहा हूं, कोई अपना दूसरा पत्र देगा, कोई किस तीसरा पत्र देगा, लेकिन कुल मिलाकर के होता है घोषणा पत्र, जिसे हम घोषणा पत्र के रूप में कहते हैं। हम कई बार ये बात उठा चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि घोषणा पत्र को
इलेक्शन कमीशन को कुछ इस तरह का करना चाहिए कि बाधित हो, आप जो घोषणा करके जा रहे हैं आप बाद दें उसको करने के लिए, और उसकी एक पब्लिक रिपोर्ट होनी चाहिए। आप समय समय पर उस पर श्वेत पत्र जारी करें कि हमने ये जारी कर दिया है, केवल अनाउंसमेंट नहीं। क्योंकि जनता के साथ में अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो उनके साथ एक छलावा होता है, क्योंकि आपके घोषणा पत्र को देख करके वो वोट भी डालते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब ये घोषणाएं की हैं, हमारे हित की हैं, शायद हमारा भविष्य इसी के लिए तय है और इसमें हमें बेहतर चीजें मिल पाएंगी, लेकिन जब नहीं हो पाती हैं तो इसे क्या कहेंगे, छलावा। तो क्या पहले बात तो यही जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में घोषणा पत्र किसी भी पार्टी का हो उस पर इलेक्शन कमीशन की भी या कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिसमें बाध्य हो कि हाँ घोषणा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल करिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि फ्री बीज कल्चर जो है उस पर भी लगाम लगाया जाना चाहिए कि पैसा कितना खर्च हो रहा है, आप फ्री की चीजें बांट रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव में जो संकल्प पत्र या घोषणा पत्र पेश किया है उसका सही नाम होना चाहिए झूठ पत्र। और मैं इसलिए कह रहा हूं झूठ पत्र पूरी जिम्मेदारी के साथ में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का या और भी पार्टियों का नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं सबसे पहले। हाँ। बीजेपी की वो इसलिए क्योंकि आज उनका आया है। झूठ पत्र इसलिए है क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व गरज गरज कर यह कह चुका है कि फ्री बीज यानी जनता को कोई भी सुविधा देने का मतलब है कि देश को बर्बाद करना। आश्चर्य का विषय है कि आज वही भारतीय जनता पार्टी वोटों को साधने के लिए आज फ्री बीज का सहारा ले रही। इसलिए मैंने बोला कि झूठ पत्र है, या तो वो तब झूठे थे या वो अब झूठे हैं। एक दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कुछ कहे, भारतीय जनता पार्टी हमने घोषणा पत्र में कुछ कहे, इस देश की जनता जान चुकी है कि उसको गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि चुनाव के बाद अगर गलती से जीत गए तो फिर तुरंत ये कहा जाएगा वो तो चुनावी जुमले थे। इसलिए इसे भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम चुनावी जुमला पार्टी भी कहा जाता है। तो इसलिए जुमले थे। अब जब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फ्री बीज का विरोधी हो और आज वहां फ्री की घोषणाएं कर रहा है तो आप कैसे गंभीरता से लेंगे उसको? वो तो उसे पलटना ही पलटना उनको। अगर वो किसी भी घोषणा पत्र के बाद जब उनको याद दिलाया जाता है और शीर्ष नेतृत्व कह देता है कि वो तो चुनावी जुमला था, तो फिर भी ये चुनावी जुमले वाला घोषणा पत्र है, उस पर कैसे विश्वास करेंगे आप? तो आज भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो जवाब देना होगा कि उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था फ्री बीज के लिए, तब झूठ था या आज झूठ है, तब सत्य था या आज सत्य है। इनको अपने गिरबान में झांक कर इस बात का जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, जहां आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो देखिए यह भी बड़ा हास्यास्पद है। 40% की सरकार है वहां पर। पहले एक इंजन था तो 20% की थी, डबल इंजन जुड़ गया तो 40% की हो गई। तो अब मुझे लगता है कि उनको डबल इंजन की सरकार में यह कहना चाहिए कि जब हम आएंगे तो आपके 60% की सरकार हो जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार वहां चरम पर है। बड़े बड़े बोर्ड वहां पे लगे हैं, ठेकेदारों ने आत्महत्या वहां पर की है, और जिन लोगों को वहां पर निकाला गया इस भ्रष्टाचार की वजह से, प्रधानमंत्री जी उनको फोन करके बाकायदा शाबाशी दे रहे हैं। तो इसलिए इनके इस घोषणा पत्र पर ना तो कर्नाटक की जनता विश्वास करेगी, ना किसी को विश्वास करना चाहिए। और अंत में मैं 1 मिनट बोल लूंगा सिर्फ कि देखिए ये घोषणा जो इन्होंने की है, इसी तरह की 2014 और 2019 से बहुत सारे इन्होंने जुमले फेंके थे। आज उन जुमलों की क्या हालत है, इसलिए इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। शैलेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। संकल्प पत्र आपका जारी हो चुका है, पार्टी के तमाम नेता वहां पे हैं, रोड शो चल रहे हैं, सारी बातें हैं। चुनाव में जिस तरह से नेताओं की चहल पहल दिखाई दे रही है उसको देख करके लगता है कि काफी रोचक मुकाबला है वहां पे। संकल्प पत्र को लेकर के 2-3 चीजें यहाँ विपक्ष ने सवाल उठाए। एक तो फ्रीज बीज कल्चर को लेकर के समाप्त करने की बात बीजेपी कई बार उठाती है, सीधा आम आदमी पार्टी पे आरोप लगता है, उसको लेकर के शायद इनका ऑब्जेक्शन रहा अभी। दूसरी बात, मेरा अपना मानना है कि किसी भी पार्टी का, मैं आपको अकेले को नहीं कह रहा कि अकेले ही बीजेपी का ही कोई कल्चर हो कि साहब घोषणा पत्र, क्या लगता है आपको कि इसको वास्तव में बाध्यता के साथ में कोई भी सरकार बनती है जिस घोषणा पत्र को आधार बना करके उसे बाध्य किया जाना चाहिए कमीशन के माध्यम से कि आपने घोषणाएं की हैं, जनता को इसका रिटर्न दीजिए? योगेंद्र जी देखिए, बिल्कुल जो जन घोषणा पत्र होता है वो जनता के जो काम होने हैं, जनता को जो लाभ दिया जाना है, जनता को जो सेवा देनी है, उन सब का एक संकलित डॉक्यूमेंट होता है और एक नीति दस्तावेज भी होता है। जब सरकार अगर किसी पार्टी की बनती है तो उसको नीतिगत दस्तावेज घोषित करती है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हम कोई भी अगर
काम करते हैं या घोषणा करते हैं तो उसका अध्ययन होता है, उसका विश्लेषण होता है, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये सब देखा जाता है। ऐसा नहीं कि हवा में हमने घोषणा कर दी और उसके बाद हम उसको फाइनेंस या आर्थिक पक्ष नहीं होने की वजह से हम पूरा नहीं कर पा रहे। ऐसा हम नहीं करते। ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टियां करती हैं जो बिना सोचे समझे घोषणाएं कर देती हैं। जैसे ओपीएस की घोषणा कर दी, अब गले में आ गई है, वो संसाधन है नहीं इनके पास, तो ऐसी कभी कोई घोषणा नहीं करते। अगर बात रही फीस की, हमने यही कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यही सोच थी कि आप अगर कोई घोषणा करते हो तो उस घोषणा को पूरा करने का सामर्थ्य भी रखें, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, प्रबंधन तो आर्थिक ही होगा तभी आप घोषणा को पूरा करेंगे। तो उन सब पहलुओं को देख के ही हम कोई बात रखते हैं। और आपने देखा होगा किस तरह से 2016 के बाद से यही ये रटते आए हैं, जिनका मैंने अभी पिछले डिबेट में बेरोजगारी का पूरा आंकड़ा इनको दे दिया, महंगाई की आपकी सारी चर्चा कर ली, और इनको भारत की जनता ने नकार दिया है, पूरी तरह से इनको आउट कर दिया है विपक्षी पार्टियों को। और विश्वास जो जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास पर जताया है, राष्ट्रवाद पर जताया है। जिस तरह से आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार में इसलिए कह रहा हूं विकास हुआ है। आप देखिए 2014 से पहले, एक मैं एग्जांपल ही दे रहा हूं कि 74 हवाई अड्डे हुआ करते थे भारत में। आज 9 साल में हमने 74 हवाई अड्डे बनाकर राष्ट्र को समर्पित कर दिए। एक सवाल, एक और मैं आपको रेल मार्ग जो है, रेलों का बजट 4000 करोड़ का 7000 करोड़ कर दिया। सर यूनियन इलेक्शन में होगा जब मैं जरूर आपसे ज्ञानवर्धन करूंगा, लेकिन फिलहाल अपन कर्नाटक के आसपास, कर्नाटक की बात कर रहा हूं। इनका एक ऑब्जेक्शन रहा कि उज्ज्वला योजना को लेकर के 2 सिलेंडर दिए, उसके बाद में किसी ने सुध नहीं ली। 3 सिलेंडर किस बिहाफ पे दिए जाएंगे, ये कैसे होगा? 2 सिलेंडर दे नहीं पाई सरकार, जब तो केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार ने जारी किए थे, ये तो उज्ज्वला योजना उनकी योजना है, तो 3 सिलेंडर कैसे देंगे? ये भी ऑब्जेक्शन आपने सुना होगा। योगेंद्र जी, पहली बार भारत में किसी पार्टी ने और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि हमारी जो बहनें हैं उनके आंखों में आंसू आते हैं चूल्हा जलते वक्त, तो ये सोच बीजेपी की है। कांग्रेस तो 60 साल शासन कर गई, ये कभी नहीं सोच सके कि हम चूल्हा दे दें। हमने चूल्हा देने का काम किया, मुफ्त सिलेंडर दिए, कहीं ना कहीं ये बात मानता हूं। आप देखिए, मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर दिया, 11 करोड़ महिलाओं को दिया, सशक्तिकरण किया, ये हमारी सोच थी। हो सकता है कि उसको रिफिलिंग की कोई पॉलिसी हम नहीं बना पाए, कुछ में कमियां रह गई, लेकिन हमारी सोच, हमारी निष्ठा, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति ये थी कि हम 11 करोड़ महिलाओं किचन तक गए हैं और उनको धुएं से राहत देने का काम किया। ऐसे आप देखिए, इन्होंने 60 साल शासन किया, मान सम्मान दे पाए महिलाओं को? शौचालय तक नहीं दे पाए थे, आज हमने शौचालय देने का काम किया है 11 करोड़ से ज्यादा। तो ये निश्चित तौर पर आपको मैं बता रहा हूं कि जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की वो ये है कि जो ये सोच नहीं पाए कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियां, वहां तक हम जा रहे हैं। कुछ देखिए नीतियों में कमियां रह जाती हैं, उसकी कोई बैक पॉलिसी नहीं बन पाई, तो निश्चित तौर पर कोई रिफिल की पॉलिसी होनी चाहिए थी। लेकिन हमारी सोच को आप नहीं कह सकते कि हमारी निष्ठा और हमारी जो इच्छा शक्ति, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या लेना देना है? वो गरीब, वंचित, आदिवासी, दलितों का गरीब गणेश मान के सेवा कर रहे हैं। उन्होंने जनता तक अपने आप को पहुंचाया है, संवाद के थ्रू उनके जहन में पहुंचे। ये मैं आपको बता देता हूं, भारत में महात्मा गांधी जी के बाद अगर कोई शख्स हुआ है जिसने जनता तक अपनी पहुंच बनाई है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए। अटल जी भी नहीं हुए? अटल जी से भी ज्यादा इन्होंने पहुंच बनाई है डायरेक्ट जनता से। मन की बात करके देख लीजिए, चाहे विकास की बात कर लीजिए, महिला सशक्तिकरण की बात करिए, युवाओं की बात करिए, जो बच्चे पढ़ रहे विद्यार्थियों की बात करिए, किसानों की बात करिए, हर वर्ग में उन्होंने जनमानस की। अच्छी बात है। चलिए, मैं भरत आपके पास में आना चाहूंगा। ओपीएस का जिक्र किया है, आप लोग वहां से वादे कर रहे हैं कि ओपीएस को लागू करेंगे। बहुत सारे आर्थिक विश्लेषक ये कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें बड़ी उलझन बता चुकी है, तो किस भी आप पे ओपीएस का जिक्र कर रहे हैं हर जगह पे? देखिए योगेश जी, मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में और कर्नाटक में भी जो सरकारी अधिकारी थे, वो अधिकारी और कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। और कर्नाटक के ही जो अधिकारी थे, जहां पर इनकी सरकार है वर्तमान में, वो राजस्थान में ये देखने आ रहे थे कि किस तरीके से ओपीएस स्कीम को लागू किया जा सकता है। तो केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के लोग भी इस ओपीएस स्कीम को इतना बड़ा मानते हैं कि लोगों को किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित किया जाएगा, उसके लिए ओपीएस स्कीम पे काम चल रहा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी किसी कर्मचारी के जो 35 साल तक सरकार की सेवा करता है, जनता की सेवा करता है, उसके भविष्य को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं, तो वो पूरे देश के अंदर आज ओपीएस स्कीम वाहवाही लूट रही है। रही बात दूसरी, देखिए मुझे शर्म आती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
इस तरीके से बेहुदा बयान ऑन एयर एक टीवी पर ये देते हैं कि माननीय जो हमारे महात्मा गांधी जी थे उनके बाद आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो बड़े शख्सियत है। इन्होंने मैंने ये नहीं कहा बड़े शख्सियत है, इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का अपमान किया, जनता से जुड़े, जनता से जुड़े लाल बहादुर शास्त्री आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैंने ये कहा कि जनता से संवाद, जनता से जुड़ाव महात्मा गांधी जी के बाद अगर किसी का हुआ है तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हुआ है। गलत, आपने गलत बयान नरसिम्हा जी ने नहीं किया, क्या इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया, क्या राजीव गांधी जी ने नहीं किया, और यहाँ तक कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं किया। लेकिन आप महात्मा मानते हैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। देश के अंदर पहला एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए होंगे जो भगवान राम को उंगली पकड़ा के कहां पर लेके जा रहे हैं। आज तक इस तरीके से किसी प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। इस देश को जब ये देश आजाद हुआ तब इसकी स्थिति कैसी थी, और हर एक प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हो, चाहे वो कांग्रेस की बात के रहे हो, बहस करने के मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई पार्टी। ओपीएस की मैं बात कर रहा हूं। आज इस देश के अंदर चाहे हिमाचल प्रदेश की सरकार रही हो, जब हमारी वहां कांग्रेस की सरकार अभी भी नहीं, हमने ओपीएस लागू करा। हमने राजस्थान में ओपीएस लागू करा। बजट 2023 के अंदर जो बाकी की संस्थाएं बच गई तो उन संस्थाओं को ओपीएस के दायरे में लिया। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर जहां इनकी सरकार है वहां कर्मचारी धरने पर है कि किस तरीके से ओपीएस को लागू किया जाए। कर्नाटक के अंदर जहां इनकी सरकार है वहां के अधिकारी यहां पर ओपीएस के बारे में पूछने आ रहे हैं, ओपीएस को किस तरीके से लागू किया जा रहा है उसको देखने आ रहे हैं। और पूरे देश के अंदर आज ओपीएस की मांग है। तो मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। रही बात कर्नाटक की, तो कर्नाटक में जिस तरीके से अभी इन्होंने भी कहा कि कर्नाटक में जो घोषणा पत्र ये लेकर आ रहे हैं, तो आप 2014-2019 के घोषणा पत्रों को तो पूरा कर लीजिए। आप कैसे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं जहां आपने 450 के सिलेंडर को 1150 रुपए कर दिया। आप कहां पे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं जहां उन्नाव के अंदर अपराधी जेल से छूटकर उनके घरों को जला देता है और वहां पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं करते। आप कौन सा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं जहां बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। आप उस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं जहां पर देखिए भारतीय जनता पार्टी है। कर्नाटक में भी वही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है जो इस देश के अंदर शासन कर रही है। जहां जंतर मंतर में हमारे एथलीट्स, इस देश का गौरव, इस देश का नाम करने वाली, जब वहां पे पहलवान बैठे हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी उनका सुध नहीं ले रहे हैं। बीजेपी के सांसद उनको धमकियां देते हैं, बीजेपी के सांसद उनका शोषण करते हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। ये वही चाल चरित्र भारतीय जनता पार्टी का जो पूरे देश में चालू हो रखा है। तो कर्नाटक के अंदर देश की जनता, कर्नाटक की भी जनता है, कर्नाटक की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का चल चरित्र अलग है। इनकी कथनी, मेरा एक सवाल जो था आप लोगों ने जवाब नहीं दिया किसी ने भी, मैं ये जानना चाह रहा हूं आप लोगों से, समय कम है, मुझे एक चीज बताइए, मैं आप ही से वापस शुरू कर रहा हूं। क्या मैनिफेस्टो को मानने के लिए सरकार बनने के बाद बाध्य किया जाना चाहिए? इलेक्शन कमीशन को ये कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि हाँ, कोई भी पार्टी अगर घोषणा पत्र जारी करती है तो वो बाध्य होगी उन चीजों को सरकार बनने के बाद पूरी करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए जनता जो है, जनता उन्हीं वादों पर जाकर वोट देती है जो जनता से आप वादे करते हैं। आप जनता को जो विजन दिखाते हैं कि अगर आप हमें सरकार में लेकर आएंगे तो हम आपके लिए ये चीजें करेंगे। हो सकता है कि उन 5 साल के कार्यकाल में आप 100% वादों को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप मोर देन 50%, 60%, 70% अगर जो वादे होते हैं उनको पूरा करते हैं तो वो वहां पर आप खरे उतरते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ने इस तरह के किसी चलिए अपने अपनी बात करनी चाहिए। मैं गुप्ता जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं गुप्ता जी, क्या लगता है आपको कि वास्तव में उस मैनिफेस्टो को सरकार जिस पार्टी कोई घोषणा पत्र जारी करती है उसके बाद में बाध्यता होनी चाहिए कि आपको जनता ने भरोसा किया इस कागज पर तो आप इसे मानने के लिए भी बाध्य हैं? बिल्कुल योगेंद्र जी, बाध्यता होनी चाहिए और इसे अमली जमा पहनाना चाहिए। जहां तक हमारी बात करेंगे, दिल्ली में हमने जो कुछ वादे किए 100% हमने, चाहे बिजली का वादा हो, बेरोजगारी का वादा हो, शिक्षा का वादा हो, स्वास्थ्य का वादा, हमने पूरे किए हैं। पंजाब की बात करेंगे, पंजाब में पूरे करें। लेकिन वापस मैं कर्नाटक पे आता हूँ। शैलेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं, हम सब करते हैं, उसके बाद हम किसी चीज को लॉन्च करते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति क्या हुई। शैलेंद्र जी, मेरे 2 बड़े सवाल आपसे, छोटे छोटे सवाल हैं। आपने कहा है तो नेचुरल आपने अध्ययन किया होगा कर्नाटक में, तभी आपने इतना फ्रीबीज दिया है जिसके आप सख्त विरोधी हैं। अब आप मुझे बताइए कि कर्नाटक पर कितना कर्जा आज की तारीख में है, मेरा पहला सवाल। दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपका 5 वर्ष शासन रहा, बड़ा सुशासन रहा आपका 40% वाला, तो कर्नाटक में 5 वर्षों में कितना कर्जा आपने चढ़ाया, और अब उस कर्जे को चढ़ाने के बाद आपने जो फ्रीबीज अब दिए हैं,
जिसका विरोध करते रहे, उसके बाद में कैसे आप कैलकुलेट करेंगे और कितना कर्जा चढ़ाएंगे, बता दीजिए आप, फिर आप आगे बात करते हैं। देखिए, आपको तो कोई प्रश्न करने का अधिकार ही नहीं है, आप पैनलिस्ट हैं और आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप सुनिए, आपके प्रवक्ता हैं, वो भ्रष्टाचारी पार्टी जो पार्टी कट्टर ईमानदार की छवि के साथ है। अरे आप सुनो सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो सवाल पूछा उसकी बताइए। मैंने जो सवाल का जवाब देने का दायित्व नहीं बनता है, प्लीज। मैंने और आपके जो बात की भ्रष्टाचार जो है आपका पंजाब में, मुझे बताइए, 300 यूनिट बिजली देने का वादा किया था, 300 यूनिट बिजली आपके गले में आ रही है, आपकी दिवालिया बंद हो चुका है पंजाब में, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ चुकी है, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। तो आप ये बात नहीं करें, आज 100 यूनिट बिजली की ये बात करते हैं। नहीं, आप सुनिए, 100 यूनिट बिजली की भ्रष्टाचार के आरोप थे, कैलकुलेशन करके बताते हैं कि 130 यूनिट अगर किसी का आता है तो क्या 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी क्या उसको? आपका जवाब बता दें, ये मैं दे रहा हूं आपको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी या कांग्रेस पार्टी या केंद्र की पार्टी ने, आप देखिए, होनी चाहिए। आप देखिए, ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कांग्रेस पार्टी की, नैतिक जिम्मेदारी होती है किसी भी पार्टी की कि अगर कोई वादे किए हैं चुनावी, राजस्थान में बिल्कुल उनको पूरा करेंगे। आप कर्नाटक में अच्छा सुनिए, आप 40% वाली सरकार सुन लो, आप 40% वाली सरकार तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए थे, उन्हीं के आधार पर 2019 में सरकार आई नहीं आई, ये बताइए ना। अब 2019 में जो वादे किए वो पूरे हो रहे हैं, तभी जाके 2023 में जनता वापस मैंडेट देगी। तो आप आशीर्वाद जनता ले रही है, कांग्रेस को तो आशीर्वाद देना ही खत्म कर दिया। आपकी नीति एक्सप्लोर हो चुके हैं। कर्नाटक की बात, कर्नाटक में हमेशा फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया है जनता ने। कर्नाटक समय हो चुका है, बिल्कुल हो चुका, बस टाइम ऑलरेडी हो चुका है। मैं माफी चाहूंगा। बड़ी खबर है और बड़ी खबर में आपने एक बड़े मुद्दे पर हमने कोशिश की चर्चा करने की। ये तो सब मानते हैं कि वास्तव में बाध्यता होनी चाहिए। जो मैनिफेस्टो जारी किया जाता है उसे नाम चाहे बेशक कुछ भी दिया जाए, जन घोषणा पत्र दीजिए, आप संकल्प पत्र दीजिए, लेकिन मूल अर्थ घोषणा पत्र है। और भारत की राजनीति में इसे एक प्रचलन के रूप में देखा जाने लगा है। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। अब हर पार्टी के घोषणा पत्र का इंतजार पब्लिक को भी होता है कि क्या जारी करने वाले हैं, क्या वादे किए जाएंगे, और उनकी तह में जाने की भी कोशिश करते हैं कि हाँ वास्तव में मेरा नफा नुकसान इसमें है नहीं है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य ये भी रहता है कई बार पार्टी के खुद प्रत्याशियों को पता नहीं होता कि घोषणाएं क्या हो चुकी हैं, कि तो उसका भी है। तो मुझे लगता है कि बाध्यता होनी चाहिए। और खैर, चुनाव 10 को और मतदान 10 को, और उसके बाद में 13 को जब रिजल्ट आएंगे तब पता लगेगा कि हाँ किसकी घोषणा, किसकी एक्सरसाइज कितना रंग जमा पाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।